हमने न्यूमेरिकल एनालिसिस में 2 टॉपिक किए, 3 यूनिट कर ली थी। 2 यूनिट जो हैं वो इस बुक में है, और इस बुक में जो यूनिट्स हैं वो हमारे पास यूनिट नंबर 1 और 2 है। 3rd, 4th और 5th जो यूनिट थी वो हमारे पास उस दूसरी बुक में यानी न्यूमेरिकल एनालिसिस की बुक में थी। यूनिट नंबर 1 जो है वो हमारे पास सबसे पहला चैप्टर जो है उसमें एलपीपी रैखिक प्रोग्रामन समस्याएं हैं। चैप्टर नंबर 2 आधारभूत मूलभूत संकल्पनाएं। यूनिट नंबर 3 यानी चैप्टर नंबर 3 इसमें यह है सिंप्लेक्स विधि सिद्धांत। चैप्टर नंबर 4 सिंप्लेक्स कलन विधि। और चैप्टर नंबर 5 द्वैतता। ये इस यूनिट में 5 चैप्टर हैं, जिसमें से इंपॉर्टेंट हमारे पास ये 3 चैप्टर हैं, और हम जो कंप्लीट करेंगे वो सिर्फ ये 2 चैप्टर करेंगे, जिनसे हमें ऑलमोस्ट 18 मार्क्स का पूरा पेपर मिल जाएगा। कुछ परिभाषाएं हैं वो मैं लिखवा दूंगा इसके अंदर स्टार्टिंग में। और यूनिट नंबर 2 जो है इसमें वो हमारे पास नियतन समस्याएं। और चैप्टर नंबर 2 परिवहन समस्याएं। यूनिट नंबर 2 में है ये। एलपीपी इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है हमारे लिए। एलपीपी की हमने 12th क्लास के अंदर कंप्लीट किया था। 12वीं में एक ग्राफ बनाते हुए, उसके बाद में उसके छायांकित भाग को निकालते हुए, और अधिकतमीकरण या न्यूनतमकरण जो समस्या थी उसको हल किया था। वो मैक्सिमम और मिनिमम की जो प्रॉब्लम थी उनको सॉल्व करने में ग्राफिकल मेथड जो था वो एलपीपी कहलाता है। उस एलपीपी का पोर्शन जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे, क्योंकि उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आता। वो सिर्फ ओनली आपको ये समझाने के लिए कि टॉपिक क्या है इस पूरी बुक में, किससे रिलेटेड हम पार्ट कर रहे हैं, वो समझाया गया इसमें। उसमें ये दिया होता था मैक्सिमम या मिनिमम z बराबर c1x प्लस c2x प्लस c3x1 x2 के रूप में या xy के रूप में, और इस पार्ट को हम उद्देश्य फलन कहते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। उसके बाद में हमारे पास प्रतिबंध या कंसंट्रेंट्स दिए जाते हैं, जो हमारे पास कुछ कंडीशंस दी होंगी। A21 x1 प्लस A22 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू D2, A31 x1 प्लस A32 x2 लेस देन इक्वल टू D3, x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसे प्रतिबंध कहते हैं, और ये जो है हमारे पास वो ऋणोत्तर प्रतिबंध कहलाता है। नॉन जीरो पॉजिटिव हमारे पास कह सकते हैं कि कंसंट्रेंट से ये
इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक मेथड हमने ग्राफिकल मेथड किया हुआ है, अब हम इसके लिए सिंप्लेक्स मेथड करेंगे। ये सिंप्लेक्स मेथड जो है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सिंप्लेक्स मेथड में इनको सॉल्यूशन कैसे करें, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालें, उस पर डिपेंडेबल हमारा पूरा का पूरी ये बुक रहेगी या ये एक यूनिट रहेगी। और उसके बाद में नियतन और परिवहन समस्याएं हैं। नियतन और परिवहन समस्याएं लगभग इस प्रकार के हैं कि जैसे 5 व्यक्ति हैं, 5 ही काम है हमारे पास, किस प्रकार से काम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए ताकि काम भी पूरा हो जाए और जल्दी पूरा हो जाए, वो काम समय पर काम पूरा हो जाए। उस तरह का पार्ट हमारे पास, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता जो होती है वो अलग अलग होती है, उसके अनुसार उसको वर्क दिया जाए तो जल्दी काम किया जा सकता है। तो वो किस प्रकार से वर्क दिया जाए उसके बारे में हम नियतन समस्याओं में पढ़ेंगे। परिवहन समस्या कुछ इस प्रकार की समस्या होगी कि अगर एक ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हम कोई सामान है वो 2 अलग अलग सिटी से मंगवाते हैं, तो कौन सी सिटी से हमारे पास खर्चा कम लगेगा और सामान है वो कंप्लीट कर सकते हैं उस शॉप पर। उस तरह की जो परिवहन की समस्याएं हैं वो हमारे पास इस चैप्टर नंबर 2 में आएंगी। उनको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये जो पूरी बुक है उसके अंदर ये दोनों टॉपिक जो हैं वो आसान है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ये भी सिंप्लेक्स विधि और द्वैतता, ये 2 ही टॉपिक करने हैं हमें, चैप्टर करने हैं, बाकी चैप्टर नहीं करेंगे इसमें से, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं बनता। 12 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनता है जो सिंप्लेक्स विधि पर आ जाता है सीधा सीधा, और उसके साथ में एक ही क्वेश्चन अकेला 12 नंबर में आ जाएगा इसका, सिंप्लेक्स मेथड पर बेस्ड। 4 नंबर का अगर क्वेश्चन बनना है तो एक तो थ्योरम आती है द्वैतता पर आधारित, 2 थ्योरम्स है, उनमें से एक थ्योरम आपके मोस्टली द्वैतता की थ्योरम बन जाती है, और एक 4 नंबर का अथवा में पार्ट आना होता है, वो सिंपल कोई भी द्वैत प्रॉब्लम देते हुए उसको किसी यानी सामान्य प्रॉब्लम को द्वैत प्रॉब्लम में चेंज कैसे करें, द्वैतता के अंदर परिवर्तन कैसे करें, उस पर आधारित क्वेश्चन बन जाता है। तो हमें उसमें भी कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी। उससे पहले के टॉपिक सिर्फ 1-1 मार्क्स की जो डेफिनेशंस हैं वो क्लियर करने के लिए हो सकता है काम में आ जाएं, बट 1-1 मार्क्स के लिए इतने बड़े बड़े चैप्टर करें, मेरे को नहीं लगता कि कोई ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। अपने चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट कर लेंगे। उससे पहले कुछ एक बेसिक सी कंडीशंस होंगी या बेसिक से जो फार्मूले या डेफिनेशंस होंगी वो मैं बता दूंगा साथ के साथ। नियतन और परिवहन समस्याएं, नियतन समस्याओं से अकेले से अपने को टॉपिक पूरा मिल जाएगा, लेकिन परिवहन समस्याएं फिर भी कर लेंगे हम, ताकि एक यूनिट पूरी अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाती है। बाई चांस 5 क्वेश्चन आते हैं, कोई 3 करने होते हैं, उन 3 में से आपको अगर किसी यूनिट में डिफिकल्ट पार्ट लगता है तो इसमें से किया जा सकता है, इसलिए दोनों यूनिट करेंगे हम। अब इसमें यूनिट की बात करें तो यूनिट जो है वो फर्स्ट और सेकंड यूनिट यही हैं। वो जो हमने न्यूमेरिकल एनालिसिस में की थी वो 3rd, 4th और 5th यूनिट थी, यूनिट सिस्टम के अकॉर्डिंग। इस बुक की नहीं है ये, इस पेपर के लिए फर्स्ट और सेकंड यूनिट यही है। आपको स्टार्टिंग में जो क्वेश्चंस मिलेंगे, चाहे वो 1 मार्क्स के हैं, चाहे वो आपके पास 4 मार्क्स के हैं और चाहे 12 मार्क्स के हैं, पहले 2 क्वेश्चन जो होंगे वो इसी बुक से रिलेटेड होंगे, और लास्ट के 3 जो क्वेश्चन मिलेंगे वो ऑलवेज उसमें न्यूमेरिकल एनालिसिस बुक के मिलेंगे। तो वो एक ऑर्डर है हमारे पास, उसी ऑर्डर से ही ये क्वेश्चंस आते हैं इसमें। अब एलपीपी के लिए सबसे पहले हमारे पास बात करते हैं मूल्य सदिश की। सदिश किसे कहते हैं? नॉर्मल सा पार्ट। अगर कोई भी मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स के किसी एक स्तंभ को या एक पंक्ति को सदिश कहा जाता है। किसी भी एक स्तंभ को यूज कर लिया जाए या एक पंक्ति को उपयोग में ले लिया जाए तो उसे हम सदिश कहते हैं। जैसे कि अगर मैं इसकी मैट्रिक्स बना दूं तो ये बनता है A11 A12, A21 A22, A31 A32। अगर ये फर्स्ट रो लेके चलते हैं तो ये अल्फा 1 से रिप्रेजेंट होगा और ये एक वेक्टर होगा। सेकंड वेक्टर जो होगा वो ये हमारे पास 3rd वेक्टर, इसको बीटा से रिप्रेजेंट किया जाएगा, मोस्टली बीटा 1 और बीटा 2, यानी कॉलम में रिप्रेजेंटेशन को बीटा से और जो रो में रिप्रेजेंटेशन होता है उसको अल्फा से व्यक्त करते हैं। और किसी मैट्रिक्स के एक सिंगल रो या सिंगल कॉलम को लेने पर उसे हम सदिश या
वेक्टर कहते हैं। अब अगर इस मिनिमम या मैक्सिमम ऑफ जेड को डिफाइन करेंगे, जब मैट्रिक्स रूप में बदलेंगे तो कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है C1 C2 और ये हो जाएगा X1 X2। इस C1 C2 की जो मैट्रिक्स बनती है, जो वेक्टर बनता है, उसे मूल्य सदिश कहा जाता है। मूल्य सदिश किसे कहेंगे? जो हमारे पास उद्देश्य फलन है, उस उद्देश्य फलन में को मैट्रिक्स रूप में परिवर्तित करने पर जो अंकों की एक मैट्रिक्स, एक पंक्ति मैट्रिक्स जो बनती है, उसे मूल्य सदिश कहा जाता है। उसके बाद में हमारे पास जो टॉपिक आता है वो है न्यूनता पूर्वक चर या अधिक्य पूर्वक चर। देखो, हमें सिंप्लेक्स विधि में सॉल्व करने के लिए ये जो इन इक्वेशंस हैं, इन इक्वेशंस किसे कहते हैं? जिनमें इक्वल ना हो, जो या तो ग्रेटर देन का साइन आ रहा हो या स्मॉलर देन का साइन आ रहा हो। तो जो पार्ट हमारे पास ग्रेटर देन या स्मॉलर देन साइन में आ रहा है उसको हमें इक्वल साइन में बदलना पड़ता है। सिंप्लेक्स विधि से सॉल्व करने के लिए इनको बराबर के चिन्ह में परिवर्तित करेंगे। अगर बराबर के चिन्ह में परिवर्तित करना है तो ये भाग छोटा है और ये भाग बड़ा है, हमें इस तरफ कुछ जोड़ना पड़ेगा ताकि इसके बराबर आ जाए। जो हम जोड़ रहे हैं उसे हम न्यूनता पूर्वक चर कहेंगे, क्योंकि वो न्यूनतम जो मान था उसको बराबर करने के लिए कुछ नया चर जोड़ा जा रहा है, जिसे न्यूनता पूर्वक चर या स्लैक्स वेरिएबल कहते हैं। उसके बाद में आता है हमारे पास अधिक्य पूर्वक चर। अधिक्य पूर्वक चर का मतलब है, जैसे ये बड़ा निशान है, इस बड़े को बराबर में बदलना है तो ये चीज बड़ी है, इस तरफ का जो मान है वो छोटा है। अब इस मान को छोटा बनाने के लिए हमें कुछ घटाना पड़ेगा। जो मान हमें, जो वेरिएबल, जो चर राशि हम इसमें से घटाएंगे उसे हम न्यूनता पूर्वक चर कहते हैं। न्यूनता पूर्वक चर, अधिक्य पूर्वक चर कहते हैं जो हम उसमें से घटा रहे हैं। जैसे इसको मैं अगर समीकरण रूप में बदलता हूं तो ये लिखूंगा a11 x1 a12 x2 प्लस x3 जोड़ेंगे इसमें ताकि ये d1 के बराबर आ जाए। ये x3 जो जोड़ा गया है उसे हम न्यूनता पूर्वक चर, जबकि a21 x1 प्लस a22 x2 माइनस x4 करना पड़ेगा, नया चर लेना पड़ेगा। x3 को वापस उपयोग में नहीं ले सकते हम, ये हमने घटाया है ताकि बराबर की समीकरण में परिवर्तित हो जाए। इसको हम अधिक्य पूर्वक चर कहते हैं। यानी एक वह चर जो जोड़ा जाए किसी भी हमारे पास समीकरण में उसे न्यूनता पूर्वक चर, और जिसे घटाकर समीकरण में बदला जाए असमीका को, वो अधिक्य पूर्वक चर कहलाता है। इसके अंदर ऋणोत्तर मान जो होते हैं वो हमेशा प्रॉब्लम को ये व्यक्त करते हैं कि धनात्मक मान ही प्राप्त होगा, कभी ऋणात्मक मान प्राप्त नहीं होता है। ऋणोत्तर चर हमेशा यही व्यक्त करते हैं कि x1 और x2 का मान जो प्राप्त होगा वो हमेशा धनात्मक होगा, ऋणात्मक नहीं होगा। सिंप्लेक्स मेथड में चेंज करने के लिए सबसे पहला पार्ट है हमारे पास, सबसे पहला नियम है कि उद्देश्य फलन जो है वो मैक्सिमम होना कंपलसरी है। अगर अधिकतमीकरण की समस्या नहीं है तो बदलनी पड़ेगी। अधिकतमीकरण में कैसे बदलें? जैसे मिनिमम दे दिया जाए, मान लो हमें ये दे दिया जाए मिनिमम ऑफ z बराबर 3x1 माइनस 4x2, तो मिनिमम को मैक्सिमम में बदलकर ही सिंप्लेक्स विधि का उपयोग किया जा सकता है। मिनिमम के रूप में उसको हल करेंगे तो वो आंसर सही नहीं आएगा। मैक्सिमम में परिवर्तित करने के लिए इस पूरे को हम माइनस से गुणा कर देंगे। अगर z का मान मिनिमम है, माइनस से गुणा करने पर वो क्या हो जाएगा? अधिकतम में बदल जाएगा। हमने उल्टा कर दिया, उसको चिन्ह बदल दिया। चिन्ह बदलने के बाद में जो मिनिमम की प्रॉब्लम होगी वो मैक्सिमम में बदल जाया करेगी। यानी मैक्सिमम ऑफ z डैश जो होगा वो माइनस ऑफ मिनिमम ऑफ z के बराबर होगा, अर्थात माइनस 3x1 प्लस 4x2 को व्यक्त करेगा। अब उसके बाद में इस असमीका के लिए हम सिंप्लेक्स विधि का उपयोग कर सकते हैं। सिंप्लेक्स विधि का उपयोग कैसे करें, किस प्रकार से इस मैट्रिक्स को बदलें, किस प्रकार से इसको आगे हल करें, वो हम टॉपिक इसके बाद में अब करने वाले हैं। हम इसमें प्रारंभिक स्टेप्स की बात कर रहे हैं कि जब भी सिंप्लेक्स विधि से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो
तो उसको किस प्रकार से हम हल करेंगे, उसके लिए कुछ एक स्टेप्स हैं जो हम फॉलो करेंगे। उन कुछ एक स्टेप्स में सबसे पहला स्टेप जो है कि जो उद्देश्य फलन है हमारे पास, वो उद्देश्य फलन हमेशा अधिकतमीकरण यानी मैक्सिमम में होना चाहिए। अगर मैक्सिमम में दिया हुआ है तो उसको मैट्रिक्स रूप में कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है। मैक्सिमम ऑफ z बराबर ये बन जाएगा 3, 2, 1, 5। यह आ जाएगा x1, x2, x3 और x4। इसके साथ में जो आधिक्यपूर्वक चर या न्यूनतापूर्वक चर है उनको भी जोड़ा या घटाया जाएगा। वो आधिक्यपूर्वक चर या न्यूनतापूर्वक चर किस प्रकार से आएंगे उसके बारे में हम इस पार्ट में आगे बात करेंगे कि किस प्रकार से जोड़ेंगे। इसके अंदर उनकी भी वैल्यू को इंक्लूड किया जाएगा। उसके बाद में ये जो प्रतिबंध दिए हुए हैं वो प्रतिबंध बराबर यानी समीकरण रूप में होने कंपलसरी हैं। समीकरण रूप में बदलने के लिए जैसे इसको अगर मैं समीकरण रूप में बदलता हूं तो 3x1 प्लस 4x2 प्लस 5x3 प्लस 6x4, ये स्मॉलर देन इक्वल टू का साइन है, छोटा है हमारे पास। इसका मतलब एक न्यूनतापूर्वक चर जोड़ना पड़ेगा। यहां न्यूनतापूर्वक चर 5 जोड़ देते हैं, बराबर आ जाएगा किसके, 5 के। उसके बाद में 2x1 प्लस 6x2 प्लस x3 प्लस 5x4, इसके साथ में घटाना पड़ेगा हमें, x6 होगा जो 6 के बराबर करेगा इसको। यह आधिक्यपूर्वक चर था जिसको हमें घटाना पड़ा है। यह समीकरण रूप में है, ना हमें जोड़ करना पड़ेगा इसमें और ना ही घटाना पड़ेगा। प्लस x4 बराबर में हमारे पास आ जाएगा 7, जबकि ये xi ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जो ऋणात्मक चर को व्यक्त करता है। इसका मतलब जो भी मान आएंगे वो हमेशा धनात्मक मानों को प्रदर्शित करते हैं। इनको भी मैट्रिक्स रूप में बदलेंगे। अगर मैट्रिक्स रूप में बदलते हैं तो ये मैट्रिक्स बन जाएगी हमारे पास 3, 2, 1, 4, 6, 1, 5, 1, 5, 6, 5, 1, 1, 0, 0, 0 माइनस 1, 0। यहां पे आ जाएगा x1, x2, x3, x4, x5, x6 और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा 5, 6, 7। ये जो मैट्रिक्स है वो A कहलाएगी। इसे हम x के रूप में व्यक्त करते हैं और वो जो लास्ट में मैट्रिक्स आती है उसको B के रूप में व्यक्त करते हैं। ये मैट्रिक्स AX बराबर B के रूप में बदल जाएगी। जबकि मैक्सिमम ऑफ Z जो है वो हमारे पास परिभाषित होगा CX के रूप में, जहां C मूल्य सदिश कहलाता है, एक प्राइस वेक्टर कहलाता है। इस प्राइस वेक्टर के अंदर AX बराबर B में एक कंडीशन और दी हुई है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जो ऋणात्मक प्रतिबंध कहलाता है। अर्थात हमने पूरी मैट्रिक्स जो भी हमें प्रतिबंध दिए हुए थे उन प्रतिबंधों को मैट्रिक्स के रूप में व्यक्त कर दिया। सिंप्लेक्स मेथड में सॉल्व करने के लिए हमें एक आधारी हल ज्ञात करना पड़ेगा जिसे हम बेसिक सॉल्यूशन कहते हैं। इस बेसिक सॉल्यूशन या आधारी हल के लिए एक पार्ट है जो हमें इसमें ध्यान से देखना है कि क्या मैट्रिक्स के अंदर कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि ये 3 हमारे पास समीकरणें दी हुई हैं तो 3 कोटि की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बननी चाहिए। 3 कोटि की आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब इकाई अवयव का मतलब है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इसमें आना चाहिए। अगर ये नहीं है तो इसको बदलना पड़ेगा। इसको बदलने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे इसमें देखो 1 0 0 तो आ रहा है, E1 तो कंप्लीट हो रहा है, पहला स्तंभ जो है वो तो कंप्लीट हो रहा है, लेकिन ये 2 स्तंभ नहीं है। अगर ये 2 स्तंभ नहीं है तो इन दोनों स्तंभ को हमें बनाना पड़ेगा। उनको बनाने के लिए कुछ चर हमें जोड़ने पड़ते हैं जिन्हें हम कृत्रिम चर कहते हैं। कृत्रिम चर क्या है, फिर से मैं इसमें कृत्रिम चर की बात कर लेता हूं
कि अगर कोई भी हमारे पास समीकरण है उसको मैट्रिक्स रूप में बदलते हैं तो ए मैट्रिक्स जो दी हुई है उस ए मैट्रिक्स के अंदर इकाई अवयव बनना चाहिए। अगर इकाई अवयव नहीं बनता है तो हम उसको इकाई अवयव में परिवर्तित करने के लिए कुछ चरों को जोड़ा जाता है। उन नए चर जो जोड़े जाते हैं उन्हें हम कृत्रिम चर कहते हैं, और वो कृत्रिम चर उन्हीं समीकरणों में जोड़ा जाता है जिन समीकरणों में हमें इकाई अवयव बनाना है। जैसे हमें एक तो चाहिए, इस स्थिति में 0 1 0, एक चाहिए 0 0 1। तो यहां पे हम जो दूसरी समीकरण है उसके अंदर एक कृत्रिम चर जोड़ देंगे जो हो जाएगा x7 के रूप में, और तीसरी समीकरण में एक कृत्रिम चर जोड़ना पड़ेगा जो हो जाएगा x8 के रूप में। अब ये जो मान है वो तो E1 हो गया, ये E2 हो गया, और ये जो मान है वो कितना हो गया, यानी इस इकाई अवयव की प्रथम स्तंभ, द्वितीय स्तंभ और तृतीय स्तंभ के रूप में बदल जाएगा। ये जो हमारे पास पार्ट है वो प्रारंभिक हमारे पास कंडीशंस हैं जिनको अप्लाई करना पड़ेगा हर एक सवाल में। इसके बाद में सिंप्लेक्स सारणी बनेगी, और इस सिंप्लेक्स सारणी को सोल्व करते हुए किस प्रकार से हम x1 x2 x3 x4 के मान निकालेंगे वो नेक्स्ट स्टेप है हमारा। पहले इतना नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल लिखा है, इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करेंगे, उस रूप में परिवर्तित करते हैं। उस रूप में परिवर्तित करने के लिए सबसे पहले इन समीकरण में बदलते हैं। समीकरण में बदलेंगे तो x + 4y। अब यहाँ पे एक चर जोड़ना पड़ेगा, ये x और y के रूप में है तो आपकी मर्जी है p और q के रूप में दूसरे चर ले सकते हैं। x1 x2 होता तो x3 x4 जुड़ जाता। यहाँ पे हमारे पास p जोड़ना पड़ेगा जो बराबर आ जाएगा 80 के। इसमें 2x + 3y + q बराबर आ जाएगा 90 के। जब हम मैट्रिक्स के रूप में बदलेंगे तो ये मैट्रिक्स बनती है 1 2 4 3 1 0 0 1, और ये बन जाएगा x y p q। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 80 और 90। इसमें ये इकाई मैट्रिक्स बन गई हमारे पास, यानी आधारी हल इसमें विद्यमान हो गया हमारे पास, तो कृत्रिम चर जोड़ने की आवश्यकता नहीं रही। ये ए मैट्रिक्स को, ये एक्स मैट्रिक्स को, और ये जो मान है वो बी मैट्रिक्स को व्यक्त करेगा। मैक्सिमम ऑफ जेड के लिए ये कंडीशन बन जाएगी 45 80 एक्स वाई। इसके अंदर हमारे पास देखिए जो हमने न्यूनतापूर्वक चर जोड़ा है वो न्यूनतापूर्वक चर जो भी चर थे हमारे पास उसके मूल्य को और लेके चलेंगे हम। उसका मूल्य हमारे पास जब भी न्यूनतापूर्वक चर या अधिक्यपूर्वक चर जोड़ा जाता है उसका मूल्य 0 लिया जाता है। सिर्फ कृत्रिम चर ऐसा है जिसका मूल्य m लेके चलेंगे। अगर न्यूनतापूर्वक चर और अधिक्यपूर्वक चर है तो उसको हमेशा किस में लेके चलेंगे, 0 में। तो यहां पे 2 मान और आ जाएंगे इसके साथ में, वो हो जाएगा 0 0, यहां हो जाएगा x y p और q के रूप में, और एक x जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के रूप में परिभाषित हो जाएगा, जहां x y p q जो है वो 0 से बड़े होंगे। यहाँ 0 0 जो है वो उस जो न्यूनतापूर्वक चर हमने जोड़ा था उसके मूल्य को 0 लेके चलेंगे। अधिक्यपूर्वक चर के लिए भी मूल्य 0 लेके चलेंगे। सिर्फ हमारे पास एक जो मान आता है जिसको हम कहेंगे कृत्रिम चर, उसका मूल्य कैपिटल M लेना पड़ा करेगा। वो जब उस पर आधारित सवाल आएंगे तो उसमें समझा दिया जाएगा। अभी हमारे पास मोस्टली सवाल इसी पर आधारित मिलेंगे जिसमें कृत्रिम चर ही नहीं जोड़ा जाएगा। बिना कृत्रिम चर के सवालों का हल है स्टार्टिंग में। इसकी सिंप्लेक्स कैसे सारणी बनाएं, इसको हल करके एक्स वाई जेड का मान या एक्स वाई का मान कैसे निकालें वो मैं कल समझा देता हूं।